हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 11। अब आगे। डॉक्टर ने अभिमान सिंघानिया को बताया कि कुछ लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ लोग कमजोर। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें उठने में टाइम लगता है। अभी मिस्टर सिंघानिया की उम्र की वजह से वह जल्दी नहीं जाग पा रहे हैं। उन्हें आज की इंजेक्शन लग गई। अचानक अभिमान ने बात बदलते हुए पूछा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उन्हें इंजेक्शन लगने वाली है। ठीक है। इतना कहते ही वह इश्की के पास आए और बोले, मुझे कंपनी में कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। इश्की ने उन्हें इस तरह से जाते हुए देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि वह जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी चले भी गए। जब अयांश वापस आया तो डॉक्टर पहले ही जा चुके थे। वार्ड में इश्की अकेली थी। क्या अंकल यहाँ रुके थे? अयांश ने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने सिर झुकाकर इश्की की ओर देखा। मैं पहले ही उनसे मिल चुका हूँ, अयांश ने जवाब दिया। क्या उन्होंने कुछ कहा? उद्धरण चिन्ह। नहीं, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर से तुम्हारे दादाजी अब तक क्यों नहीं जागे, उस पर उन्होंने सवाल किया। तुम उनसे कहाँ मिले थे? उद्धरण चिन्ह। जब मैं उस आदमी से बात कर रहा था तब वह वार्ड में आए थे। वह वहां कैसे पहुंचे? इश्की की आंखें सिकुड़ गई। मुझे लगता है कि उनका कोई जासूस है, नहीं तो उन्हें पता नहीं चलता कि वह इंसान कहाँ मिलने वाला है। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके आने से ही उस आदमी ने अपना बयान बदल दिया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या तुम कुछ करने वाले हो? इश्की ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। बिना किसी सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले ही अपने आदमी को उस आदमी का पीछा करने के लिए कह दिया है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही कोई सुराग मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अस्पताल में तुम्हारे अंकल के बहुत सारे जासूस हैं, इसलिए तुम्हें सुरक्षा कड़ी करनी होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या दादाजी में कुछ बदलाव दिखा? अयांश ने इश्की से पूछा। वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल थे, कुछ भी नहीं बदला। अयांश के चेहरे पर निराशा छा गई। वह अपने दादाजी को देख रहा था और सोच रहा था कि वह कोमा से कब बाहर आएंगे। काफी देर बाद अचानक मिस्टर सिंघानिया की उंगलियां हिली। इस बार इसे इश्की ने देखा और अयांश से बोली, तुम्हारे दादाजी की उंगलियां हिल रही है। अयांश तुरंत उसके पास आया और बोला, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। हाँ देखो। अयांश ने बिना पलक झपकाए अपने दादाजी के हाथों को देखा और दोनों ने इस बार इसे देखा। दादाजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इश्की तुरंत बोली, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, उनसे और बात करो। अयांश ने इश्की की तरफ देखा और अपने दादाजी से उसके बचपन के बारे में बात करना जारी रखा। अचानक मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आंखें खोली और उलझन भरी नजर से छत की तरफ देखने लगे। अयांश और इश्की ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा, दादाजी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? मिस्टर सिंघानिया ने आवाज सुनी और अयांश और इश्की की तरफ देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। अयांश ने तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाई। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को चेक करना शुरू किया। अयांश और इश्की खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम बाद में उनका ब्लड लेकर कुछ और टेस्ट करेंगे, इस बीच उन पर नजर रखनी होगी और पेशेंट से ज्यादा बात ना करें। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले गए। वार्ड के अंदर अयांश और इश्की दादाजी के पास बैठ गए। दादाजी, अब आपको कैसा लग रहा है? इश्की ने पूछा। दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया, जिसका साफ मतलब था कि वह ठीक थे। इश्की ने अयांश की ओर देखा और बोली, दादाजी अब ठीक है, चिंता मत करो। मिस्टर सिंघानिया को उन दोनों को देखकर काफी खुशी हुई। जैसे ही वह उठने को हुए, अयांश ने उनकी ओर देखा और बोला, दादाजी, आपको कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। आपको बस आराम करने की जरूरत है। तभी वहां केल्विन आया और बोला, मिस्टर सिंघानिया, आपने और मिस कपूर ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट यही मंगा दूं? अयांश ने भी सिर हिला दिया। मिस्टर सिंघानिया इतने भी ठीक नहीं हुए थे कि वह बात कर सके, लेकिन उन्होंने जब सुना कि उन दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो बोले, जाओ और ब्रेकफास्ट करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। दादाजी, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर अभिमान को पता चल गया था कि मिस्टर सिंघानिया जाग गए हैं, जिससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। वह सोचने लगे कि जब वह वहां गए थे तो उन्हें होश नहीं आया था। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। मिस्टर सिंघानिया का जागना उनके लिए बुरी खबर थी। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सिंघानिया जाग जाएंगे और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। अगर उनके पिता को कुछ याद आ गया तब वह क्या करेंगे? अभी वह इसी सोच में थे कि उन्हें अपने पिता से मिलना चाहिए या नहीं। तभी उनके केबिन के गेट को किसी ने खटखटाया। पापा, मुझे खबर मिली है कि दादाजी जाग गए हैं। काव्यांश और म्यांश जल्दी से अंदर आए। मुझे पहले से ही पता है। अभिना ने अपने माथे पर हाथ रखा और इस परेशानी से निकलने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। अब हम क्या करें? क्या दादी को उनकी कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी याद होगी? काव्यांश ने अपने पिता से पूछा।
मुझे कैसे पता अयांश ने जिस आदमी को छोड़ा था वह कहाँ गया? अभिमान ने अचानक पूछा। वह शायद किसी दूसरी जगह चला गया होगा। दूसरी जगह चला गया होगा से क्या मतलब है? उसे और उसके परिवार को देश से बाहर भेजो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने पिछली बार किया था। अब हम उसे बाहर नहीं भेज सकते, देर हो चुकी है, वह पहले ही जा चुका है। तुरंत 2 टीम बनाओ, एक को उसके परिवार को उठाने के लिए कहो और दूसरे को स्टेशन पर। किसी भी कीमत पर उन्हें देश से बाहर भेजना होगा। पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी जाग गए हैं, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को यहाँ से भेजना होगा। क्या तुमने ड्राइवर का मामला निपटा दिया? अभिमान और इंतजार नहीं कर सकते थे। हमने सब संभाल लिया है। अयांश को कभी पता नहीं चलेगा कि वह सब कहाँ गए। क्या आप अभी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं? मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं आज सुबह वहाँ गया था तो अयांश को मुझ पर शक हो गया। अगर मैं फिर से वहाँ गया तो ऐसा लगेगा कि मैंने वहाँ अपने जासूस छोड़े हैं। चलो दिखावा करते हैं जैसे हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, फिर हम काम पर जाते हैं। केल्विन तुरंत खाने का बॉक्स लेकर वार्ड में आया। मिस्टर सिंघानिया, ब्रेकफास्ट आ गया। ठीक है, उसे टेबल पर रख दो। दादाजी, हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अयांश ने दादाजी की ओर देखते हुए कहा। मिस्टर सिंघानिया ने पलकें झपकाई। वह नींद में लग रहे थे। इश्की देख सकती थी कि उन्हें नींद आ रही है और उसने अयांश के हाथ को हल्के से हिलाया और टेबल की ओर इशारा किया। जब वे टेबल पर आए और खाने के लिए बैठे तो इश्की ने अयांश से कहा, तुम्हारे दादाजी जाग रहे हैं लेकिन उन्हें नींद और आराम की जरूरत है, इसलिए उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहिए। अयांश ने उसकी बातों को सुना और एक पल सोचकर बोला था, दादाजी अभी अभी उठे हैं और उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद तुम घर जाओ, मैं तब तक उनका इंतजार करूंगा जब तक उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस ना हो। इश्की समझ गई थी कि उसका क्या मतलब है। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आऊंगी। थैंक यू। बोलते हुए अयांश सोचने लगा कि बस वो खाने लायक हो। ब्रेकफास्ट के बाद इश्की ने दादाजी की ओर देखा जो सो रहे थे तो उसने अयांश से कहा कि वह जा रही है। अयांश ने केल्विन को इश्की को घर छोड़ने के लिए कहा लेकिन इश्की ने मना किया और बोली कि वह टैक्सी से चली जाएगी। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। अयांश इश्की को लिफ्ट तक ले गया। इश्की के जाने के बाद अयांश वापस वार्ड के बाहर आया। तब केल्विन उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कार मिल गई है लेकिन वह पूरी तरीके से जल चुकी है। वह कहाँ की है? उद्धरण चिन्ह, ये दूसरे स्टेट की है। उसके मालिक को ढूंढ लिया गया है, हमने उसे होटल में रखा है, हमारे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, मैं उसे कल देखूंगा और दादाजी के सामने इसका जिक्र मत करना, अयांश ने कहा। ठीक है। अयांश अंदर गया जहां उसके दादाजी अभी भी आराम कर रहे थे। वह भी थोड़ा थका हुआ था इसलिए सोफे पर लेट गया और जल्दी ही उसे नींद आ गई। इश्की विला आली और उसने पूरे दोपहर आराम किया। जब वह फिर से उठी तो उसे करण का फोन आया। इश्की, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? इश्की ने एक पल सोचा और उसे लगा कि करण के लिए उसके पास कोई काम नहीं है और अगर वह करण को कोई काम नहीं देगी तो उसे लगेगा कि वह बेकार है। इसलिए कुछ सोचकर इश्की बोली, करण, मैं तुम्हें एक पता भेजती हूँ, तुम कल वहां जाकर हमारी मदद करोगे? ठीक है। करण को कुछ राहत मिली कि उसे कुछ करने को तो मिला। करण को पहले लगा था कि इश्की उसे भूल गई है। फोन रखने के बाद इश्की ने मिहिर को फोन किया। कल कारण नाम का एक लड़का तुमसे मिलने आएगा, वह मेरा सेक्रेटरी है, क्या तुम उसे कुछ काम दे सकते हो? तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है तो वह यहाँ क्या करेगा? मिहिर ने हैरानी से पूछा। अभी मेरे पास उसके लिए कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम वहाँ उसे कुछ काम करने दो। मेरे यहाँ भी करने के लिए कुछ नहीं है, मिहिर बोला। वह बहुत मेहनती है इसलिए तुम उसे जरूर कुछ न कुछ काम दे दोगे। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, अगर मैंने उससे ज्यादा काम दिया तो बाद में तुम मुझे दोष मत देना, इश्की बोली। ठीक है, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। अगले दिन केल्विन अयांश को उस होटल में ले गया जहां उस कार का मालिक रुका हुआ था। क्या वह अभी भी अंदर है? केल्विन ने एक गार्ड से पूछा। हाँ, गेट खोलो। जैसे ही अयांश अंदर आया कार का मालिक उलझन भरी नजर से उन्हें देखने लगा। आप लोग कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उद्धरण चिन्ह, शांत रहो, मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ, अयांश ने कार के मालिक को देखते हुए कहा। क्या वीडियो में दिख रही कार तुम्हारी है? अयांश ने केल्विन से उस आदमी को वीडियो दिखाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने वीडियो देखा और सिर हिलाया। ये वही कार है जो चोरी हो गई थी, लेकिन लाइसेंस नंबर के बिना मैं सही नहीं बता सकता। तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी कार चोरी हो गई है? तुमने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मुझे नहीं पता था जब तक आप लोग मुझे पकड़कर नहीं लाए। तब तो तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। अयांश ने उसे देखा और उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। उसने पाया कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। अब उन्हें कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि किसी और ने उसके दादाजी को मारने के लिए उसकी कार चुराई थी। उसे जाने दो। जैसे ही अयांश कार में बैठा एक फोन आया और जब उसने फोन उठाया तो उसे पता चला कि जिस नकली डॉक्टर को उसने पढ़ा था उसके फैमिली को कोई बाहर भेज रहा है। अयांश ने उसे पकड़ने के लिए कहा और तुरंत अस्पताल की ओर चल पड़ा।